इंट्रोडक्शन की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं 8 लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे गोल्गी बॉडी के बारे में। हम इसमें देखेंगे इसका स्ट्रक्चर प्लस इसका फंक्शन क्या होता है। इसके पिछले लेक्चर में हमने सेल के बारे में जो डिस्कस किया था वो रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था सेल के टाइप्स कितने टाइप की होती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में हमने बैक्टीरिया का डायग्राम देखा था, बैक्टीरियल सेल में कौन कौन से ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं। उसके बाद हमने यूकैरियोटिक सेल के टाइप्स देखे थे, जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट और मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट के बारे में पढ़ा था। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जो केवल एक सेल से ही बना हो, इसमें केवल एक सेल होती है, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आएगा, प्रोटोजोन्स आते हैं। बैक्टीरिया भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, इसके पास केवल एक सेल होगी। मल्टी सेलुलर में मल्टी का मतलब होता है मैनी, यानी कि इसके पास बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, जिसमें एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई, एल्गी ये सब आते हैं। उसके बाद हमने एनिमल सेल में ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर देखा था और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखा था। ह्यूमन सेल में जो ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं, इनका हम 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया था, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, इसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं गोल्गी बॉडी के बारे में। जो सेल टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लीज़ डू वॉच। आज हम स्टार्ट करेंगे गोल्गी बॉडी। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में किस किस कौन कौन से ऑर्गेनिल्स आते हैं, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदवी जालिका, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी यानी कि गोल्गी काय। इसके तीन नाम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी, गोल्गी अपैरेटस। तो अपनी श्रद्धा कपूर अनुसार जो भी आप बोलना चाहें इसका नाम। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर का डिस्कशन इसके नाम के साथ, गोल्गी बॉडी। तो इसकी डिस्कवरी की थी कैमिलो गोल्जी ने, कैमिलो गोल्जी ने, जिसके नाम पे इसका नाम पड़ा है ऑर्गेनिल का। 1898 में डिस्कवर किया था। अब बात कर लेते हैं इसका स्ट्रक्चर दिखाई कैसा देता। इसके पास की जो होती है सिस्टर्नी, बस डिफरेंस क्या होता है कि जो गोल्गी बॉडी की सिस्टर्नी होती है ये सेपरेट होती है, और जो इसकी सिस्टर्नी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये एक दूसरे से अटैच रहती है, कंटिन्यूअसली रहती है। ये देखिए कंटिन्यूअसली रहती है ये। और जो गोल्गी बॉडी है इसकी फोल्डिंग्स को भी सिस्टर्नी बोला जाता है। इसकी जो सिस्टर्नी होती है ये अटैच नहीं रहती है एक दूसरे के साथ। तो जो पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है उसको बोला जाता है सिस फेस, और जो अपोजिट साइड में होता है उसको बोला जाता है ट्रांस फेस। तो गोल्गी बॉडी के दो फेस होते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस। ये जो मेम्ब्रेन बड बनती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो वेसाइकल बनती है जिसमें प्रोटीन्स भरे हुए होते हैं, अब ये प्रोटीन बन चुका है, बॉन्ड हो चुका है। अब ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा गोल्गी बॉडी के पास। यहाँ पे इसकी मॉडिफिकेशन होगी, पैकेजिंग होगी और इसका ट्रांसपोर्टेशन कराया जाएगा। तो ये जो वेसाइकल है सिस फेस के द्वारा इसको रिसीव करा जाएगा, उसके बाद ट्रांस फेस के द्वारा इसको ट्रांसपोर्ट करा जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके जो फोल्डिंग्स होती हैं, जो कि सिस्टर्नी है, 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर डायामीटर में होती है ये डायामीटर। ये जो सिस्टर्नी होती है जिसमें वेसाइकल बनता है, वेसाइकल प्लस गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी प्लस वेसाइकल, ये कहलाता है गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी अपैरेटस। यहाँ पे जो ये वेसाइकल बन के आई है, या तो ये मेम्ब्रेन का पार्ट बनेगी या फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। दो टाइप की वेसाइकल बनती हैं यहाँ पे, स्मूथ वेसाइकल और कोटेड वेसाइकल, स्मूथ एंड कोटेड वेसाइकल। स्मूथ वेसाइकल, इस पे कोई भी कोटिंग नहीं रहती है, जो प्रोटीन्स इसमें भरे हुए होते हैं वही रहते हैं बस। कोटेड प्रोटीन में लाइक रिसेप्टर जाके ऐड हो जाए या कोई और प्रोटीन जाके अटैच हो जाए इस पे, तो उसको बोला जाता है कोटेड वेसाइकल। अब ये जो वेसाइकल यहाँ से ट्रांसफर हुई है, जो कि सिस फेस यहाँ पे रिसीव करेगी और ट्रांस फेस इसका ट्रांसपोर्टेशन करेगी,
यहाँ पे भी इसका जो शेप होता है ये कॉन्वेक्स होता है, और ये जो शेप होता है ये कॉन्केव शेप का होता है गोल्जी बॉडी का। अब यहाँ पे जो वेसाइकल बनी है, स्मूथ वेसाइकल या फिर कोटेड वेसाइकल, वो यहाँ पे अगर इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है तो ये वेसाइकल लाइसोसोम बन जाएगी। यहाँ पे जो वेसाइकल है लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग। इसके बाद हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, ये जो वेसाइकल है इसके बारे में पढ़ेंगे कि लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर तो इसका गोली मतलब ऐसे ही होता है कि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं ये डाइजेशन का काम करते हैं, फेगोसाइटोसिस वगैरह परफॉर्म करते हैं। जो सेल डैमेज हो जाती है या फिर जिसकी सेल साइकिल पूरी हो जाती है तो ये जो लाइसोसोम है बस्ट आउट हो जाता है या फिर उसको एनगल्फ कर लेता है, फेगोसाइटोसिस जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे जो कोटेड मेम्ब्रेन होती है जिसमें प्रोटीन की लेयरिंग हो जाती है इसको कहते हैं। अब इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि इसके गोल्गी बॉडी के फंक्शंस क्या होते हैं। तो गोल्गी बॉडी के फंक्शंस में आता है ट्रांसपोर्टेशन और मॉडिफिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है यहाँ पे जो वेसाइकल बन रहा है इस वेसाइकल को ये जो टारगेट हुआ है कि इस वेसाइकल को कहाँ पे जाना है। अगर ये मेम्ब्रेन का पार्ट है तो ये मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज हो जाएगी। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस यानी कि मेम्ब्रेन भी इसी के द्वारा फॉर्म होती है क्योंकि यहीं पे प्रोटीन बनेगा। उसके बाद इसका काम होता है मॉडिफिकेशन का। मॉडिफिकेशन में मेनली पैकेजिंग आती है कि ये प्रोटीन वेसाइकल बन चुकी है, अब इसकी पैकेजिंग होगी, इसमें मॉडिफिकेशंस होंगे। मॉडिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, लाइक यहाँ पे लिपोप्रोटीन बनता है यानी कि प्रोटीन के ऊपर लिपिड का जुड़ जाना, ग्लाइकोप्रोटीन बनता है प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट का जुड़ जाना। तो ये मॉडिफिकेशंस होती हैं इस वेसाइकल में कि जो प्रोटीन बन रहा है उस पर अगर लिपिड ऐड कर दिया तो लिपोप्रोटीन बनेगा और अगर कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दिया तो ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेसाइकल के बारे में जो कि है लाइसोसोम। उसके बाद और भी जो लाइसोसोम के फंक्शंस होते हैं, फैगोसाइटोसिस एनगल्फ कर लेता है वो, और सुसाइडल बैग ये कैसे कहलाता है, ये इसका फंक्शन मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कब ये बस्ट होगा और कैसे होता है, तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके पिछले लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं प्लीज़ डू वॉच। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं